ने कहा कि नंबर ऑफ़ क्वार्टर्स का, तो डिमांड हमारे पास काफ़ी है और हमने ये डिमांड भी गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट की है और इसमें गवर्नमेंट जो है कोई 300 कनाल लैंड आइडेंटिफाई कर रहा है जम्मू के आसपास, ताकि जो जिन लोगों के पास कोई सहारा नहीं है उनके आगे कुछ जब विभाग जब ये बना था तो उसके बाद भी अभी फैमिलीज जो होगी उनकी संख्या भी बड़ी होगी, परिवार भी आगे बढ़े हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं अभी टोटल तो कितने लोग कोशिश है कि जो सारी सर्विसेज है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की वो एक ऑनलाइन सिस्टम में हो, ताकि जो अप्लाई कर ले उसको वो अपने जगह अपने घर में बैठ के साइबर कैफ़े में बैठ के वो अप्लाई कर ले। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन। मैं राजेंद्र भगत, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए। इस समय हम राहत एवं पुनर्वास माइग्रेंट जम्मू कश्मीर का जो विभाग है उस कार्यालय के अंदर है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, ये विभाग 90 के दशक में बना था, जबकि घाटी के अंदर जब मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी उस समय जो परिवार वहाँ से पलायन करके जम्मू कश्मीर के जो दूसरे सेफ एरिया थे वहाँ आए थे। कुछ तो परिवार थे जो स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेटों में चले गए थे, लेकिन यहाँ उस समय परिवार जो थे लगभग कहा जाता है कि 60,000 के करीब परिवार थे। और अब भी यहाँ बहुत से परिवार हैं जो जहाँ रहते हैं और उनकी जो देख रेख होती है, जो केंद्र की स्कीमें होती हैं, जितनी भी स्कीमें जो आती हैं वो ये विभाग जो है राहत एवं पुनर्वास जो माइग्रेंट का विभाग है ये सारी उन स्कीमों को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो माइग्रेंट लोग हो। इसके साथ साथ ही अगर देखा जाए उनके रहने का बंदोबस्त, उनको जो सरकारी मदद मिलती है या फिर उनके जो क्वार्टर्स वगैरह हैं, मैं आपको बता दूं ये कार्यालय में हैं इस समय हम। और उन सभी स्कीमों की जानकारी जो है वो यहीं से प्राप्त होती है। आज कमिश्नर साहब से बात करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कृपानी जी मेरे साथ हैं और जैसे कि मैं बता रहा था इस विभाग की पूरी हिस्ट्री। सर पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। मैंने देखा अक्सर आप बड़े शांत दिख रहे हैं। वैसे अगर बाहर देखा जाए तो हर समय रश पड़ा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बड़े मज़े से ये सारे काम हैंडल करते हैं। किस तरह से ये कर लेते हैं सर? मैं ये कहूँगा कि मैं ये सोचता हूँ कि जब कोई शख्स यहाँ पे आता है मेरे पास, जैसे एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, वो डॉक्टर उससे अच्छे से बात कर ले, उसकी बात सुने और उसको हौसला दे, तो मुझे लगता है पेशेंट 90% ठीक हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पर जो मेरे पास आता है और ख़ास तौर पर इस गर्मी में, ऐसे मौसम में, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको सुनूँ, उसकी बात अगर होने वाली होगी, उसमें वर्थ है तो डेफिनेटली वो करेंगे। अगर नहीं होने वाला होगा तो उसको भी पोलाइटली उसको बता दिया जाए। तो कोई एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पर आता है इस चेयर पे, और जो यहाँ पर आते हैं वो ऐसे लोग ही होते हैं कि जो नीड में होते हैं, जो किसी प्रॉब्लम में होते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है एज रेस्पॉन्सिबल पब्लिक सर्वेंट्स उनको सुने, उनकी बात पर गौर करें और एज़ पर रूल्स उसको इम्प्लीमेंट करें। अक्सर देखा हमने बहुत से लोग हैं जो स्ट्राइक करते हैं, मतलब हल्ला गुल्ला भी बाहर करते हैं कि वो हम उनके काम नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जब पर्सनल उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं कमिश्नर साहब बहुत तो बात तो अच्छे से करते हैं, सारी मतलब कर देते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उनको शायद लगता है कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी तो शिकायतें रहती है कि उनका काम नहीं हुआ। कहाँ जाकर प्रॉब्लम रहती है? क्योंकि आपके टेबल पर जब कोई पहुंचता है तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटली तौर पर ही सारे वर्क होंगे। कहाँ ये चीज़ें रह जाती हैं जिस कारण लोग जो हैं फिर थोड़े उग्र हो जाते हैं? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, एक सिस्टम को एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाएंगे, तो पब्लिक का फेथ उसमें डेवलप होता है और पब्लिक डोमेन में चीज़ें होती है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो सारी सर्विसेज है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की वो एक ऑनलाइन सिस्टम में हो, ताकि जो अप्लाई कर ले उसको वो अपने जगह अपने घर में बैठ के साइबर कैफ़े में बैठ के वो अप्लाई कर लें सर्विस को और वो अवेल कर लें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारी सर्विसेज हमारी जो है, जो सर्टिफिकेट्स पहले ऑफलाइन मोड में इशू होती थी, आज वो सारी सर्विसेज जो है हम ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं। चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का है, इनकम सर्टिफिकेट का है, RBA है या दूसरे सर्टिफिकेट्स हम देते हैं, तो वो सारी सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन है। तो कोशिश हमारी ये है कि जितनी भी सर्विसेज रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है
वो सब सर्विसेज ऑनलाइन सर्विसेज हो, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। आपने कहा कि लोग एजिटेट होते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने स्टाफ को भी हिदायत दी है कि टाइम बाउंड तरीके से चीज़ों को डिस्पोजल किए। इसमें कई इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग भी हमने दी है अपने स्टाफ को। एक तो पहले ये चीज़ मैं कहूँगा कि मेरा फोकस जो टोटली है वो ई ऑफिस पर है। अब फिजिकल फाइल्स हम एंटरटेन नहीं करते हैं, जितनी भी फाइल्स है वो प्रोसेस ई ऑफिस पर होती है, जिससे ये होता है कि एक तो ई ऑफिस पर अकाउंटेबिलिटी बनती है कि एक सबॉर्डिनेट ने अपने ऑफिसर को कब भेजी फाइल, और 2-3 स्टेप्स के बाद जब मेरे पास फाइल आती है तो डिफरेंट स्टेप्स पर मैं देखता हूँ कि वो फाइल कब प्रोसेस होती है। और मैं लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्रोचिंग द रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, बेहतर ये है कि आप अपने जोन में जो डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स दे दें। सपोज़ कोई बाइफर्केशन केस है, इंक्लूजन केस है, डिलीशन केस है, या कोई भी ऐसी सर्विस है जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट दे रहा है, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दे दें। वहीं से स्कैन होके हमारे पास ई ऑफिस, उनको हिदायत है कि वो वहीं से जो है हमारा स्टाफ, जो जोनल अफसर और उसका स्टाफ है वहाँ पे, वो हमें स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पहुँचाएगा ई ऑफिस के ज़रिए। तो आपको फ़ाइल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कहीं ग्रीवांस है तो ग्रीवांस के लिए भी हमारे पोर्टल है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और पब्लिक हियरिंग भी मैं डेली 2 घंटा मिलता हूँ लोगों से, और बहुत नंबर रोज़ाना लगभग 100 बंदा आ जाता है मिलने के लिए। तो कोशिश करते हैं सबकी बात सुने, लेकिन अल्टीमेटली हमारी कोशिश ये है कि लोगों को दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़े, उनके जो इश्यूज़ है वो अपने आप रिजॉल्व हो गए, और जो भी डुएबल होगा, जो अंडर रूल्स फॉलो होगा, वो डेफिनेटली होगा। सर, जब विभाग जब ये बना था तो उसके बाद भी अभी फैमिलीज़ जो होगी उनकी संख्या भी बड़ी होगी, परिवार भी आगे बढ़े हैं जो माइग्रेंट लोग हैं। अभी टोटल कितने लोग हैं जो निर्भर रहते हैं विभाग पर, उनकी संख्या कितनी बड़ी होगी? हमारे पास जो है लगभग 48,000 फैमिलीज़ जो है रजिस्टर्ड है, जिसमें मेनली कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, और 980 ऑड फैमिलीज़ जो है वो जम्मू माइग्रेंट्स भी है हमारे पास। इसमें लगभग 22,000 फैमिलीज़ जो है वो रिलीफ पर डिपेंडेंट है, बाकी नॉन रिलीफ कैटेगरी में है। और उसके अलावा अलग अलग सर्विसेज जो, जैसे मैंने कहा, किसी को डोमिसाइल की ज़रूरत होती है, किसी को सर्टिफिकेट फॉर द एजुकेशन पर्पज़ ज़रूरत होता है, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो देते हैं। और इसमें एक चीज़ हो रहा है कि लोगों के मन में अभी भी ये है कि जो माइग्रेंट फैमिलीज़ हैं, ये टोटल वही कश्मीरी लोग हैं, जो और तरह के जो माइग्रेंट हैं वो भी विभाग के अंदर आते हैं? देखिए, जो 90s में है मेनली तो माइग्रेशन जो है कश्मीर से हुई, तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि 48,000 ऑड फैमिलीज़, इसमें 980 फैमिलीज़ लगभग जो है वो जम्मू माइग्रेंट्स है। जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, डिफरेंट एरियाज से जो माइग्रेट हुए हैं उस टाइम में। बाकी जो है कश्मीरी माइग्रेंट फैमिलीज़ हैं। और ये केवल जो जम्मू के अंदर रहते हैं विभाग उन्हीं की देख रेख में होता है, या फिर जो लोग बाहर चले गए, स्टेट के बाहर चले गए थे जो लोग? जो डिपार्टमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर है, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उनको भी हम सर्विसेज देते हैं। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए उस हमारे साथ रजिस्टर होते हैं पहले, फिर उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते हैं, और फिर उनको वो बाकी सर्विसेज भी हम देते हैं। जैसे कोई एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो माइग्रेंट्स हैं यहाँ से माइग्रेट हुए हैं, लेकिन जो रजिस्टर नहीं हो पाए रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में, अदर देन दैट उनकी बात कर रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड की सर्विस उनको देते हैं। टाइम टू टाइम हम आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं आउटसाइड JNK ऑल्सो। और मैं इसमें संदर्भ में ये कहूँगा कि इस महीने भी हम दिल्ली और दिल्ली के बाहर एरियाज़ में ये कर रहे हैं। और इलेक्शन के दौरान जो समरी रिवीजन है उसमें अभी क्या क्या पोजीशन उसकी, क्या किस तरह से? समरी रिवीजन में ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इंस्ट्रक्शंस रिसेंटली इशू की है, उसके हिसाब से 25 जून से 24 जुलाई तक जो है प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ है समरी रिवीजन में, जिसमें हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन इन्वॉल्व है, जिसमें पोलिंग स्टेशंस की रैशनलाइजेशन, उनका रीअरेंजमेंट, जिसमें कहीं डिस्क्रिपेंसीज अगर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में है उनको दूर करना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ है। उसके बाद 25 जुलाई को जो है इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है वो इशू होगा। फिर 25 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक उन 14 दिनों में कोई ऑब्जेक्शंस होंगी, कोई क्लेम्स होंगी, वो दे सकते हैं। और उसके बाद जो है फाइनली जो रोल है वो 20 अगस्त को पब्लिश होगा, 19 तक डिस्पोजल होगा सभी, और 20 अगस्त 2024 को, तो ये टाइम है। इसके अलावा जो है
इसमें स्पेशल कैंपेन डेट्स भी अनाउंस किए हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K ने, जिसमें 27-28 जुलाई है सैटरडे संडे, फिर 3-4 अगस्त है फिर सैटरडे संडे, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है वो प्रॉपरली सेटल हो जाए और कोई ऐसा वोटर ना रहे कि जो उसमें इंक्लूड ना हो, जिसकी डिस्क्रिपेंसी दूर ना हो। इसमें मैं ये चीज़ ये कहूँगा कि यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशंस, जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बने, जिसमें 21 पोलिंग स्टेशन जो है जम्मू में और उधमपुर में 1 पोलिंग स्टेशन, दिल्ली में 4 पोलिंग स्टेशन बने थे। और हर जोन के जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है उसको हमने लिंक किया है विद जोन। तो जितने भी माइग्रेंट्स हैं वो अपने, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अभी कि एम फॉर्म को डिस्पेंस अवे भी किया और उसके ज़रिए ये हुआ कि स्पेशल पोलिंग स्टेशन पे एक एक्सट्रैक्ट रोल जो है वो उसके बेस पे वो वोटिंग कर लेंगे। तो उसी में हम कोशिश कर रहे हैं कि फर्दर कि जो ये समरी रिवीजन में है, जो हमारा जो एक्सट्रैक्ट रोल यूज़ हुआ है पोलिंग स्टेशंस में, उसको हम अपडेट कर रहे हैं, ताकि जो है नए वोटर एंड जो 1 जुलाई को वोटर 18 साल के जिन्होंने एज एक्वायर की है वो रजिस्टर हो जाए। अगर कोई रह गया है, किसी की कोई ऑब्जेक्शन है, वो सारी सॉर्ट आउट हो जाए और समरी रिवीजन में ये सारी चीज़ें एड्रेस हो। और पोलिंग स्टेशंस की जैसे मैंने बात की रैशनलाइजेशन या रीअरेंजमेंट की, तो वो भी इस पीरियड में किया जाएगा। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में फ़र्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ कि हम लोगों ने BLOs अपॉइंट किए इन स्पेशल पोलिंग स्टेशंस के लिए। पहले माइग्रेंट्स में BLOs नहीं होते थे, तो अब उन BLOs के ज़रिए और जो हमारा वहाँ स्टाफ है, जोनल ऑफिसर, कैंप कमांडेंट और रिलीफ असिस्टेंट एक्स्ट्रा, तो उनको हिदायत दी गई है। उसमें आज से ही शुरू हुआ है, बल्कि 2 जुलाई से ही स्पेशल कैंप्स शुरू हुए हैं, जहाँ पे लोगों को जानकारी दी जा रही है। लोगों के डिफरेंट फॉर्म, जैसे इंक्लूजन का फॉर्म है, करेक्शन का फॉर्म है, वो वहाँ पे भरवाया जाएगा और BLOs के ज़रिए फिर ये अल्टीमेटली जो है हम फाइनल इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट रोल जो है 25 जुलाई को पब्लिश कर लेंगे। इसके साथ ही एक शुरू से जो माइग्रेंट लोग हैं उनकी एक डिमांड रही है कि उनके लिए क्वार्टर्स वगैरह हों, कुछ नई स्कीम भी इस तरह की आई है, या केंद्र सरकार की ओर से भी देखें तो ऐसे मतलब बहुत सी बातें होती हैं। क्या प्रॉपर ज़मीन पर इसका क्या है, इसको लोगों को मिलने जा रहे हैं, क्या है, किस तरह के डिमांड? एक तो डिमांड है लोगों की कि रिपेयर रिनोवेशन की, क्योंकि जो क्वार्टर्स बने हैं प्राइमरली 4 लोकेशन है यहाँ पे, जगती में, पुरखू में, नगरोटा में और मुट्ठी में। तो यहाँ जो क्वार्टर्स बने हैं ये 2009 से बने और कोई मेजर रिपेयर रिनोवेशन नहीं हुआ है। हर साल हुई है एक्टिविटीज़, लेकिन एक मेजर स्केल पर नहीं हुआ। उसके लिए हमने गवर्नमेंट के साथ ही टेकअप किया है और उसमें हम एक यही कर रहे हैं कि अलग मेंटेनेंस बजट का प्रावधान रख रहे हैं। और इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी पीछे एक मीटिंग ली थी, जिसके बेसिस पे हमने आगे चीफ इंजीनियर्स के साथ ये मैटर टेकअप किया। डिटेल्ड एस्टिमेट बनेगा और हम उसी हिसाब से हम जो है एक मेंटेनेंस का बजट रखेंगे हर साल के लिए। सेकेंडली, जो आपने कहा कि नंबर ऑफ़ क्वार्टर्स का, तो डिमांड हमारे पास काफ़ी है और हमने ये डिमांड भी गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट की है। और इसमें गवर्नमेंट जो है कोई 300 कनाल लैंड आइडेंटिफाई कर रहा है जम्मू के आसपास, ताकि जो जिन लोगों के पास कोई सहारा नहीं है उनके आगे कुछ छत मिले उनको। क्या लगता है ये कि मतलब कब तक ये चीज़ें शुरुआत हो जाएगी? इसकी शुरुआत हुई है और पहले लैंड आइडेंटिफाई होगा और उसके बाद फिर फंड्स का जो प्रावधान, उम्मीद लगती है कि 3-4 साल के अंदर ही उससे कम ही लगे, डेफिनेटली उससे कम ही होगा। सर, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो स्कीमें हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट है जो स्पेशली मिल रहा है? देखिए, जो माइग्रेंट्स हैं, एक इशू यहाँ पर ये रहा कि कई डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स का फ़ायदा माइग्रेंट्स नहीं ले पाए 35 साल में, क्योंकि वहाँ पे जब रिलीफ जो है अगर उसको इनकम ट्रीट किया जाए तो वो उस इनकम के दायरे से, जो स्कीम में एक लिमिट होता है कि इस लिमिट तक इनकम होनी चाहिए, उस दायरे से बाहर जाते हैं। तो इसमें ये इशू हमने हाईलाइट किया और गवर्नमेंट के ज़रिए निगरानी ये इशू है, ताकि माइग्रेंट्स को बेनिफिट्स इन स्कीम्स का मिले।
और रिलीफ जो है दैट इज़ ट्रीटेड एज सस्टेनेंस नॉट एज इनकम। और इसमें गवर्नमेंट का भी पूरा इसमें फोकस है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको उन सभी स्कीम्स का बेनिफिट मिले जो एक नॉर्मल सिटीज़न को मिलता है, तभी सभी सेंट्रल और या सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का। इसमें मैं ये कहूँगा कि जिन स्कीम्स में अभी इनकम की लिमिटेशन नहीं थी, जहाँ पर PMAGP या दूसरे प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे हमने 450, आपको जान के खुशी होगी कि मार्च से हमने 450 प्लस लोगों को जो है आइडेंटिफाई करके उनको लोन दिलवाया है बैंक से, और उनको कंसर्न डिपार्टमेंट से सब्सिडी भी दिलवाई है। ऐसे फैमिली जो अपना काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स भी है, हमारे POJK और वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ वो भाई भी इस स्कीम में है। और आगे भी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स का, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, तो रिलीफ से भी बाहर सोचने की ज़रूरत है कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएं। तो बल्कि मैं आपके माध्यम से ये अपील करूँगा कि आप लोग कोई काम करना चाहते हैं, अपना जो भी आप काम करना चाहें, जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, आप अपने जोन में इन्फॉर्म कर लीजिए, हमें अप्रोच कर लीजिए। हम J&K बैंक पर्टिकुलरली इसमें हैं, और SBI ने भी मुझे अप्रोच इसमें किया है, तो उनके ज़रिए हम आपको किसी न किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम से जुड़वाएंगे और आपको बेनिफिट दे देंगे आपको स्कीम का। इसके साथ ही जो लोग प्रोटेस्टर हैं या जो डायरेक्टली आपसे बात नहीं हो पाती, जिनकी हल्ला गुल्ला भी बहुत सा होता रहता है, जिन समाचारों में हम ही कवर करते हैं, कुछ उनको भी कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि पहले आप किसी इशू की जानकारी अच्छे से रखिए, और हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप किसी भी टाइम कोई क्लैरिफिकेशन, कोई डाउट जो है वो दूर कर सकते हैं। हल्ला गुल्ला करने से मसले सॉल्व नहीं होते हैं। मिल बैठ के हम वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमसे बात कर लीजिए, जो इशू है हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो भी डुएबल होगा रूल्स के तहत होगा, तो कोई ऐसी चीज़ हम नहीं करते कि जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस या उसके खिलाफ। तो हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों के मसले रिजॉल्व हो जाए, और उसके लिए तरीका है कि अगर कोई कहीं किसी को कोई परेशानी आती है, वो प्रॉपर फोरम पे। उसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा आपको कि जो मैंने ये सिस्टम रखा है यहाँ पे पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल का, उसके तहत ना सिर्फ यहाँ पर हम सुनेंगे लोगों को, बल्कि मैंने एक शेड्यूल बनाया है। हमारे जो ACRs है और DCR है, DC रिलीफ है, वो हफ्ते में एक दिन अवेलेबल रहते हैं। इसको हमने नोटिफाई भी किया है। जैसे जगती में बुधवार को 11 से 1 बजे तक, हर बुधवार को 11 से 1 बजे तक DC होते हैं। तो लोगों के जो छोटे मोटे मसले हैं, कहीं राशन को लेके, कहीं बिजली पानी को लेके, या छोटे मोटे मसले हैं, कोई भी इशू है, तो वो वहाँ उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनको यहाँ स्पेशली आने की ज़रूरत नहीं है हेड ऑफिस। इसी तरह से ACR एक हमारे पुरखू में होते हैं, एक होते हैं नगरोटा में, और मुट्ठी में होते हैं। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक दिन वो वहाँ पे होते हैं। तो वो हमने शेड्यूल भी नोटिफाई किया, लोगों को पता भी उसके बारे में, तो वहाँ पे मौके पर उनका इशू रिजॉल्व हो जाए। तो कोशिश हमारी ये है कि हमारे ऑफिसर्स, कश्मीर में भी हमारा एक जोन है, और वहाँ के जो PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं, एक हफ़्ता मैंने अपने ऑफिसर्स को भी वहाँ पे रखा है कि ताकि वहाँ के जो इश्यूज़ हैं उनको भी रिजॉल्व करें। मैं भी बीच में जाता हूँ वहाँ पे। तो कोशिश ये है कि सारे इश्यूज़ जो है वो रिड्रेस हो जाए। एक सवाल है, मेरा निजी सवाल है एक, कि हमेशा आप बहुत से पदों पर आप रहे हैं, बहुत से विभागों के अंदर भी आप रहे हैं, एजुकेशन में भी आप रहे हैं, उसके बावजूद भी, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हम कई लोगों के पास जाते हैं जो इस पद पर होता है, लेकिन वहाँ देखा कि उनके पास एक तो समय कम होता है, या फिर जल्दी में फॉर्मेलिटी। आपने हमें शुरू में भी मैंने ये सवाल किया था, अभी आपने बताया नहीं कि स्पेशल इसके लिए आप करते क्या, खान पान अलग से है या कोई योगा वगैरह करते हैं? ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। नहीं, ये आपकी ग्रेटनेस है कि आप ऐसा समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान अगर कोई चीज़, कोई काम स्ट्रेस में कोशिश कर ले,
तो एक तो पहले उसका डिस्पोजल सही नहीं होता, आपका माइंड एजिटेटेड होता है। तो जब आप फ्री माइंड से रहेंगे तो तभी आप घर के मसले, पब्लिक के मसले रिजॉल्व कर सकते हैं। टेंशन लेने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम प्रॉब्लम को एक चैलेंज समझें, और पब्लिक सर्विस एक मौका होता है कि आप लोगों के काम आ सकते हैं। तो कोशिश यही होती है कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरें, और जो लोगों की होप्स है हमारे प्रति, तो उन होप से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, उन होप से ये रिजॉल्व मिलता है कि ये करना है। बहुत चैलेंज भी आते हैं पब्लिक डीलिंग जॉब्स में। मैंने कई विभागों में काम किया, कोविड के दौरान काम किया। लोग एजिटेटेड होते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है। तो एज़ पब्लिक सर्वेंट्स हमें उनको सुनना है, हमें उनके हल निकालने हैं, और मैं ये समझता हूँ कि एक डिवाइन ड्यूटी भी होती है, ऊपर वाले ने चुना होता है कि आपने क्या काम करना है और क्या सर्विस करनी है। और उसके बाद किसी को अच्छा लगे या ना लगे, अपनी कॉन्शियस इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कॉन्शियस क्लियर हो। अरविंद जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।